26 सितंबर 2023 बीजेपी के एक एमपी मेनका गांधी जी ने इस्कॉन, जो दुनिया की एक बहुत ही बड़ी हिंदू ऑर्गेनाइजेशन है, उस पर आरोप लगाया कि इस्कॉन देश के सबसे बड़े धोखेबाज लोग हैं, क्योंकि ये गौशालाओं के नाम पर सरकारों से जमीन और दुनिया भर के फायदे जरूर लेते हैं। ये सारा दिन हरे रामा हरे कृष्णा का जाप भी करते हैं, लेकिन इसके बावजूद इस्कॉन अपने गायों को कसाई घरों को बेच देते हैं। मेनका जी के हिसाब से जब वो उनके अनंतपुर वाले आश्रम में खुद गई थी, तब उन्हें वहाँ पर एक भी ड्राई काउ, यानी जो गाय दूध नहीं देती है, वो नहीं दिखी, और एक भी गाय का बछड़ा भी नहीं दिखा। यानी कि इस्कॉन ने इन सब गायों को बुचर हाउसेस को सेल कर दिया था। सबसे बड़े जो यहाँ देश के धोखेबाज है वो है इस्कॉन। वो रखते हैं गौशाले और सरकार से दुनिया भर के उनको फायदा मिलता है गौशाले चलाने के। मैं अभी उनके आनंदपुर गौशाला में गई, एक भी सूखी गाय नहीं, एक भी बछड़ा नहीं है। इस्कॉन इज सेलिंग ऑल इट्स काउज टू द बुचर्स। अब अगर हम इस इस्कॉन के मुद्दे से हल्का सा हट के बात करें, तो पूरे हिंदुस्तान में भी जो गायों की स्थिति है वो कुछ खास नहीं है। अगर हम इंटरनेशनल बीफ एक्सपोर्ट को देखें तो 2015 में इंडिया दुनिया का लार्जेस्ट बीफ एक्सपोर्टर था, और तब से लेकर आज 2023 तक हमारा देश टॉप 5 बीफ एक्सपोर्टर्स में से एक है। नाउ सबसे सरप्राइजिंग बात, ये जो पोजीशन हमारे देश ने हासिल किया है वो एनडीए गवर्नमेंट यानी कि मोदी जी की सरकार, जो एक राइट विंग सरकार है, उनके दौरान किया है। इनफैक्ट इसी दौरान मोदी जी का एक वीडियो भी काफी वायरल हुआ था, जिसमें वो ये साफ कह रहे थे कि बीफ एक्सपोर्ट को किसी भी धर्म, एक कम्युनिटी से ना जोड़े, क्योंकि उनके कई सारे जैन मित्र भी इस बिजनेस में शामिल है। कि कोई एक कम्युनिटी इस बिजनेस में है, ऐसा नहीं है जी। मेरे कई जैन मित्र हैं जो इस व्यापार में है, इसको किसी कम्युनिटी से मत जोड़िए। सो एक मिनट, पूरी सच्चाई क्या है? क्या वाकई में हिंदुस्तान, जिस देश में गाय भगवान समान मानी जाती है, उन्हें पूजा जाता है, वहाँ उसी देश में गायों का इतना भयंकर तादाद में कत्ल हो रहा है? क्या वाकई में इस्कॉन जैसा एक प्रेस्टिजियस हिंदू ऑर्गेनाइजेशन गायों को अपने फायदे के लिए बेच रहा है? वेल, लेट्स फाइंड आउट, क्योंकि हमने इस मुद्दे पे एक डिटेल रिसर्च किया है व्हिच विल डेफिनेटली सरप्राइज। सो टॉकिंग अबाउट द बेसिक्स, इंडिया टुडे की एक रिपोर्ट के हिसाब से हमारे देश में 190.9 मिलियन काउस का पॉपुलेशन है, और साल 2018 के गवर्नमेंट रिकॉर्ड के हिसाब से उस एक साल में 34.10 लाख काउस का स्लॉटर किया गया था हमारे देश में। मतलब सिर्फ एक साल में सीधे 15 से 20% काउ पॉपुलेशन की हत्या की गई थी। लेकिन द मोस्ट शॉकिंग पार्ट, दिल्ली हाई कोर्ट के एक्स चीफ जस्टिस ने 2015 में एक स्टेटमेंट दिया था कि इंडिया में 95% बीफ ट्रेडर्स हिंदूज होते हैं। देखो, हम सब ने गौ माता की ये वाली तस्वीर बचपन से ही देखी है, जो बताती है कि गौ माता में हमारे कितने सारे भगवानों का वास होता है। हमारे धर्म में गाय को कामाध्या कहते हैं, यानी कि गॉडेस ऑफ फर्टिलिटी, वेल्थ एंड स्ट्रेंथ। ऑल्सो कृष्ण भगवान को गौ माता का रक्षक माना जाता है। सो आखिर ऐसा क्यों है कि हमारे धर्म में इनका इतना महत्व होने के बावजूद हमारे कम्युनिटी के कुछ लोग इनका व्यापार करते हैं? सो वेल, इसके पीछे 4 मेजर रीजंस हैं, जिसमें सबसे पहला है कि छोटे मोटे डेयरी फार्मर्स अपने प्रॉफिट्स के लिए गायों को बुचर्स के पास बेच देते हैं। और हाँ, ये देश के किसी 1-2 जगह पे नहीं हो रहा है, ऑलमोस्ट पूरे इंडिया में हो रहा है। तो 2017 में हिंदुस्तान टाइम्स और पुणे बेस्ड एक एनिमल प्रोटेक्शन ग्रुप एनिमल इक्वालिटी ने पूरे 2 साल तक इन सारे स्टेट्स के 10 डेयरी फार्म्स, 2 सीमेन कलेक्शन सेंटर्स, 11 कैटल मार्केट्स, 8 स्लॉटर हाउसेस, 7 मीट मार्केट्स एंड 5 टैनरीज में एक स्टिंग ऑपरेशन किया था, जिसमें उन्हें काफी हॉरिफिक फैक्ट्स मालूम पड़े। सबसे पहली बात, इसमें उन्हें पता चला कि उनमें से एक भी डेयरी फार्म्स में काउ का रिप्रोडक्शन नेचुरल मीटिंग से नहीं हो रहा है। सारे 107 डेयरी फार्म्स आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन से अपने काउस को इम्प्रेग्नेट कर रहे थे, और उनके मिल्क प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए उनमें ऑक्सीटोसिन हार्मोन को भी इंजेक्ट कर रहे थे, एक ऐसा हार्मोन जो इंडिया में बैंड है। अब इससे इंजेक्ट करने से काऊ का मिल्क प्रोडक्शन तो बढ़ जाता है, पर लॉन्ग रन में इसके कई सारे साइड इफेक्ट्स होते हैं, जैसे कि काऊ का यूट्रस कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है, उनके स्तन एब्डोमिनली ह्यूज हो जाते हैं, एंड सबसे इंपॉर्टेंट, उनकी लाइफ स्पैन काफी कम हो जाती है। एनिमल इक्वालिटी के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर अमृता जी का भी इस पर कहना था कि वाइल्ड एनवायरनमेंट में काउस का लाइफ स्पैन 20 ईयर्स तक होता है, बट डेयरी फार्म्स में इन सारे आर्टिफिशियल मेथड्स की वजह से काउस मुश्किल से 4 साल ही जी पाती है। बट इस सिचुएशन को देखने का एक दूसरा नजरिया ये है कि ये करने के पीछे इन फैमिलीज का मेन रीजन होता है कि इनका सिर्फ यही
कैटल्स ही एक सिंगल सोर्स ऑफ इनकम होता है। एक्चुअली यही वन ऑफ द मेन रीजंस है कि इंडिया का जीडीपी पर कैपिटा एक्सट्रीमली लो है। स्टैटिस्टा के रिपोर्ट के हिसाब से इट वाज जस्ट अराउंड 12,000 पर मंथ इन 2019। इसीलिए ताकि जरूरत की घड़ी में हम पर कोई फाइनेंशियल क्राइसिस ना आ जाए, बहुत इंपॉर्टेंट है कि इंडियंस के पास मल्टीपल सोर्सेज ऑफ इनकम हो, जैसे कि ट्रेडिंग। लेकिन अगर आपको ट्रेडिंग का टी भी नहीं आता है तो डोंट वरी, XM.com जो कि ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है जहां पर आप 9 अलग अलग एसेट क्लासेस और 1000 प्लस इंस्ट्रूमेंट्स में ट्रेड कर सकते हो, उन्होंने इसका एक सोल्यूशन निकाला है जो है कॉपी ट्रेडिंग। कॉपी ट्रेडिंग एक ऐसा फीचर है जहां पर आप एक बिगनर होते हुए एक एक्सपर्ट ट्रेडर की ट्रेड्स को कॉपी करके अपने ट्रेड में अप्लाई कर सकते हो, और इसके लिए आपको कोई मार्केट का एनालिसिस करने की भी जरूरत नहीं है। आपको बस अपने फेवरेट ट्रेडर्स को फॉलो करना है और उनकी ट्रेड्स को कॉपी करना है। ऑल्सो यहाँ पे आपको उस एक्सपर्ट के सारे डिटेल्स मिल जाएंगे, जैसे कि उन्होंने कौन से इंस्ट्रूमेंट में इन्वेस्ट किया, कितना इन्वेस्ट किया, कब एंट्री और एग्जिट किया, उनके कितने फॉलोवर्स है, पास्ट परफॉर्मेंस, स्ट्रैटेजी, कमीशन वगैरह क्या रही है, जिससे आपको एक्सपर्ट चूज करने में आसानी होगी। ऑल्सो XM पर आपको फुल कंट्रोल दिया जाता है कि आप खुद डिसाइड कर सकते हो कि आपको कितना इन्वेस्ट करना है, कब पॉज या फिर एग्जिट करना है, स्टॉप लॉस या टेक प्रॉफिट कितना सेट करना है। इससे आप उतना ही अर्न या लूज करो जितना आप अफोर्ड कर सकते हो। सो अगर आपके पास ट्रेडिंग की नॉलेज नहीं है और आप अपना पोर्टफोलियो ग्रो करना चाहते हो तो अभी जाओ, ओपन योर अकाउंट विद XM फ्रॉम द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन एंड सिंपली फॉलो, कॉपी एंड अर्न विद XM। नाउ कमिंग बैक टू हिंदुस्तान टाइम्स स्टिंग ऑपरेशन, दूसरी बात जो स्टिंग ऑपरेशन में मालूम पड़ी वो ये है कि जिन सालों में गाय जिंदा रहती है उन सालों में भी गाय ज्यादा से ज्यादा दूध देकर धंधा बढ़ा पाए, इसीलिए उन्हें उनके बछड़ों से भी अलग कर दिया जाता है, जिस वजह से बहुत बार बछड़ों की मौत हो जाती है। लेकिन इस वजह से वो गाय दूध देना ना बंद कर दे, इसीलिए डेयरी फार्मर्स उस बछड़े की लाश में घास भर के उसे एक मैनिक्विन की तरह उसकी माँ के बाजू में खड़ा कर देते हैं, सिर्फ ताकि वो गाय दूध देते रहे। तीसरी बात जो हिंदुस्तान टाइम्स ने रिपोर्ट किया कि इस ऑपरेशन में 75% डेयरी फार्मर्स ने सामने से एक्सेप्ट किया, और इसे हिंदुस्तान टाइम्स ने फिल्म भी किया कि अगर उनकी गाय अपने डेली मिल्क प्रोडक्शन से सिर्फ 1 या 2 लीटर भी दूध कम देने लग जाती है ना, तो उस गाय को सीधे बुचर हाउस बेच दिया जाता है। नाउ इन डेयरी फार्मर्स से ऐसा करने की जब वजह पूछी गई, तब बगलकोट कर्नाटका डेयरी कोऑपरेटिव्स के हेड शशिधर जी ने कहा कि फार्मर्स ऐसा इसीलिए करते हैं क्योंकि एक ड्राई काउ से उनको कोई इनकम जनरेट नहीं होती है, मगर उनको पालने का पर डे खर्चा होता है 100 रुपीज। बट ऑन दी अदर हैंड स्लॉटर हाउसेज उन्हीं ड्राई काउस के लिए 15 से 20,000 रुपीज दे देते हैं। सो इट्स प्योर बिजनेस। चौथी बात जो इन्वेस्टिगेशन से मालूम पड़ी, इन काउस की बुचर्स तक पहुंचने की जर्नी भी काफी पेनफुल होती है। हिंदुस्तान टाइम्स ने यह बताया कि उनको डेयरी फार्म से स्लॉटर हाउसेस तक एक छोटे से ट्रक में ले जाया जाता है, जिसमें एक साथ 30 गायों को ठूसा जाता है। ऐसा करने के लिए ताकि गाय सबमिसिव रहे और उनकी बात माने, उनके जेनिटल्स को पिंच किया जाता है, उनकी आंखों में चिली पाउडर रब किया जाता है, और ऐसे कई चीज़ें की जाती है जिसे मुझे बोलना सही नहीं लग रहा था, पर आप यहाँ पे रीड कर सकते हो। लेकिन माय पॉइंट इज, ये तो सिर्फ पहला ही रीज़न हुआ कि ये सारे छोटे मोटे डेयरी फार्मर्स प्रॉफिट्स के लिए गायों का बिजनेस करने लग जाते हैं। लेकिन हमारे देश में काउस का बिजनेस करने का दूसरा सबसे बड़ा रीज़न है डेड काउ बिजनेस, जो असल में एक 1200 करोड़ की इंडस्ट्री है जो गुजरात में बेस्ड है। इकोनॉमिक टाइम्स यानी कि ईटी की एक रिपोर्ट के हिसाब से गुजरात का सौराष्ट्र इस पूरे इंडस्ट्री का हॉटस्पॉट है। इसमें ईटी को हीराबाई चावड़ा जो इस इंडस्ट्री में एक प्रोमिनेंट प्लेयर है और उनकी अभी 3rd जनरेशन इस बिजनेस में है, उन्होंने ईटी को ये इंडस्ट्री कैसे वर्क करती है वो डिटेल में एक्सप्लेन किया, और उनका कहना था एक डेड काउ का हर एक पार्ट यूज होता है, बिकता है। हीराबाई और मंजुला प्रदीप जो नवसर्जन एनजीओ के चीफ है, उन्होंने ये रिवील किया कि आज भी इस बिजनेस में हिंदू कास्ट सिस्टम कहीं ना कहीं फॉलो होते हुए दिखता है। सो कॉल्ड हायर कास्ट हिंदूज बिजनेस में मोस्टली सिर्फ सप्लाई चेन ओन करते हैं, और उनको अगेन कुछ सो कॉल्ड लोअर कास्ट हिंदूज डेड काउ सप्लाई करने का काम करते हैं। तो देखो, हीरा भाई ने बताया कि होता ऐसा है कि काउ की डेथ होने के बाद उसके बॉडी के लिए बिड लगने लगती है। फिर हीरा भाई के सप्लायर्स जिसका नाम रोहित है और उसके कम्युनिटी के कुछ लोग जिन्हें हम कहते हैं, उस डेड बॉडी को मिल के ऑपरेट करते हैं। ये लोग हर दिन 6 से 7 डेड बॉडीज को क्लीन करते हैं और उससे बॉडी से स्किन, बोन्स और मीट को सेपरेट करके वो हीरा भाई जैसे सप्लाई चेन ओनर्स को बेच देते हैं, जिसके लिए उन्हें 10 से 12 हजार की मंथली इनकम मिलती है। अब आगे हीरा भाई उन काउ ऑर्गन्स को फर्दर सप्लाई करते हैं, तो मोस्टली स्किन को टैनरीज को भेजा जाता है, जो पर हेड ₹800 की बिकती है, यानी मिनिमम 7 काउज अगर पकड़े डेली का तो उसके हिसाब से उनको सिर्फ स्किन के 5600 रुपीज मिलते हैं। फिर आते हैं बोन्स पे, हर बॉडी से 10 kg बोन्स निकलते हैं जो ₹10 पर kg से बिकता है, मतलब वापस 7 काउ के हिसाब से ₹700 सिर्फ बोन्स का। फिर आता है काउ का मीट। सो एक सोशल वर्कर नातूबाई परमार ने बताया कि इस काउ का फ्रेशली कट मीट
₹40 पर केजी से बिकता है और ड्राइड मीट ₹100 पर केजी से बिकता है। तो इन टोटल सप्लाई चेन बिजनेस ओनर्स डेड काउस से 7 to 8,000 रुपीज डेली अर्न करते हैं। इसी कैलकुलेशन से ईडी ने बताया कि ये इंडस्ट्री 1200 करोड़ रुपीस की इंडस्ट्री है। तीसरा रीजन फॉर किलिंग काउस इन इंडिया इज इंडियन काउस की स्मगलिंग। सो मार्च 2023 में टाइम्स ऑफ इंडिया ने एक बड़े स्मगलिंग रैकेट को अनकवर किया था, जिसमें टाइम्स ऑफ इंडिया ने कुछ एक्स स्मगलर्स से और ग्राउंड इन्वेस्टिगेशन से ये पता लगाया कि राजस्थान, हरियाणा और पंजाब से हर साल 2 मिलियन काउस को बांग्लादेश के स्लॉटर हाउसेस में स्मगल किया जाता है। एक और एक्स स्मगलर ने ये बताया कि बांग्लादेश में थ्रू आउट द ईयर बीफ की काफी हाई डिमांड तो होती है, लेकिन ईद और बकरी ईद के वक्त तो ये डिमांड अपने पीक पर पहुंच जाती है और इसीलिए इन डिमांड्स को मीट करने के लिए इस पूरे स्मगलिंग का सफर शुरू होता है उन स्टेट्स के काउ सेलर्स से, जिनसे बायर्स कई बार ये झूठ बोल के काउस को खरीदते हैं कि वो उन्हें दूसरे फार्मर्स को रीसेल करने वाले हैं, यानी उनको ये नहीं बताया जाता है कि इन गायों की स्मगलिंग होने वाली है। सबसे पहले तो ये बायर्स उन काउस को ट्रक्स में भर के यूपी के अलग अलग डिस्ट्रिक्ट जैसे कि गोपालगंज, मुजफ्फरपुर, सुपौल और अरेरिया के कैटल मार्केट्स भेजते हैं। वहाँ टाइम्स ऑफ इंडिया के मुताबिक हर मार्केट में एक लॉन्ड्रर होता है जो इन काउस को लीगल काउ कंसाइनमेंट्स के साथ मिक्स कर देता है। बेसिकली लीगल काउस यानी वो काउस जिन्हें डेयरी और फार्मिंग के लिए भेजना होता है इधर से उधर, and it is legal to transport them। लेकिन ये लॉन्ड्रर्स करप्ट ऑफिशियल्स को ब्राइब करके इस पूरे कंसाइनमेंट का लीगल पेपर वर्क बना देते हैं ताकि वेस्ट बंगाल आने तक कोई भी अथॉरिटी इस कंसाइनमेंट को रोक नहीं पाए। अब एक बार ये पेपर वर्क हो जाए तो लॉन्ड्रर्स इस पूरे इलीगल काउ कंसाइनमेंट को विया बिहार, वेस्ट बंगाल के अलग अलग बॉर्डर विलेजेस जैसे जगताई, नूरपुर, देवीपुर, हमीरपुर और वजीबपुर में डिलीवर कर देते हैं। इसके आगे का प्रोसेस एक एक्स स्मगलर और एक्स कैटल रनर जैनुल आबिदीन ने टाइम्स ऑफ इंडिया को बताया कि कंसाइनमेंट को पहले तो विलेज का जो चीफ होता है वो रिसीव कर देता है और गांव में ही उसे होल्ड करके रखता है। फिर इसके बाद गांव के कुछ लड़के, जिसमें जैनुल भी काम करता था, वो लोग इन कैटल्स को रात में बॉर्डर पार करा देते हैं। जैनुल ने बताया कि वो गाय को नदी पार कराने के लिए गाइड करते थे, जिसके लिए उनकी पूंछ को बांधा जाता था ताकि वो कैटल कंटिन्यूअसली पानी के ऊपर फ्लोट करते रहे। इन्हीं लोगों को कैटल रनर्स कहा जाता है और जैनुल और उसके जैसे और कैटल रनर्स को एक ट्रिप के लिए 1500 से 2500 रुपए मिलते हैं, डिपेंडिंग ऑन नदी का फ्लो कितना हैवी है, बॉर्डर पे पेट्रोलिंग कितना ज्यादा विजिलेंट है, ये सब फैक्टर्स पे उन्हें इतना पैसा दिया जाता है। बट उनका काम सिर्फ इतना होता है 2 गायों को कैसे भी करके बांग्लादेश पहुंचा देना। ऑल्सो टाइम्स ऑफ इंडिया को जैनुल और बाकी सभी एक्स स्मगलर्स ने यह भी बताया कि कंसाइनमेंट बांग्लादेश जाने से पहले विलेज चीफ को, कुछ करप्टेड बीएसएफ ऑफिशियल्स को, लोकल पुलिस को और लोकल पॉलिटिशियंस को ब्राइब किया जाता है ताकि वो कंसाइनमेंट्स को इजीली बॉर्डर क्रॉस करने में मदद कर सके। सो ऐसे ये पूरा स्मगलिंग रैकेट स्मूथली रन करता है और हमारे कई लाखों गायें बांग्लादेश पहुंच जाती हैं। अब ऐसा नहीं है कि ये गायों को सिर्फ क्रिमिनल्स ही बेचते हैं, कई बार फार्मर्स को भी मजबूरी में अपने गायों को बेचना पड़ता है। ये यूजुअली 2 सर्कमस्टेंसेस में ही होता है, पहला जब सूखा पड़ता है या फिर जब ड्रॉट आता है। आई के मुताबिक इस दौरान एक गाय के फॉडर के लिए, चारे के लिए डेली का 100 रुपीज से 150 रुपीज का कॉस्ट आता है और ड्रॉट के वक्त फार्मर्स के सारे क्रॉप्स डिस्ट्रॉय हो गए रहते हैं और उस वक्त ओपन ग्रेजिंग ग्राउंड भी उतना अवेलेबल नहीं होता है। सो दूसरा रीजन है जब कई बार फार्मर्स डेट में फंस जाते हैं। उन डेट्स को क्लियर करने के लिए जब उनके पास और कोई चारा नहीं बचता है तो उन्हें अक्सर अपने काउस को बेच के अपने डेट्स चुकाने पड़ते हैं। आई नो ये रीजन सुनने में काफी छोटा लग रहा रहेगा, लेकिन सिर्फ पिछले समर सीजन में तेलंगाना के एक डिस्ट्रिक्ट मेदक में ही 6 लाख गायें लोन्स चुकता करने के लिए बेची गई थी। इसीलिए ये भी काफी इंपॉर्टेंट रीजन बन जाता है कि काउस का अल्टीमेटली बिजनेस शुरू हो जाता है। सो क्लियरली, वेरी अनफॉर्चुनेटली, काउस इंडिया में काफी कम्युनिटीज का एक मेजर सोर्स ऑफ इनकम है, क्योंकि काफी इंडस्ट्रीज और ऑर्गेनाइजेशंस काउस पर डिपेंडेंट है। लेकिन इट सीम्स लाइक दिस इज नॉट द केस फॉर स्कॉन। यस, हाई चांसेस हैं कि मेनका गांधी जी ने जो एलिगेशंस इस्कॉन पे लगाए हैं वो बेसलेस है, क्योंकि अब तक अनंतपुर गौशाला में काउस बुचर्स को सेल किए जाते हैं, इस बात के कोई सॉलिड प्रूफ्स नहीं मिले हैं। देखो, सबसे पहली बात, मेनका जी के स्टेटमेंट के तुरंत बाद इस्कॉन ने मेनका जी पर 100 करोड़ का डिफेमेशन केस दर्ज किया, लेकिन उनसे ये भी कहा कि या तो वो एलिगेशंस को प्रूफ कर ले या फिर उनको इसकी सजा भुगतनी पड़ेगी। एक्चुअली यहाँ सबसे बड़ी गलती ये है कि मेनका जी ने अब तक एक भी प्रूफ सबमिट नहीं किए हैं। सो अब तक ये सब सिर्फ ब्लैंक एलिगेशंस हैं, जिन पर ऑफ कोर्स ट्रस्ट नहीं किया जा सकता है। इसीलिए ही इस मुद्दे पर इस्कॉन के कंट्री डायरेक्टर ऑफ कम्युनिकेशन एंड नेशनल स्पोक्सपर्सन युधिष्ठिर गोविंदा दास जी ने ट्विटर पे रिस्पॉन्स टू द वीडियो ऑफ श्रीमती मेनका गांधी नाम से एक लेटर इशू किया, जिसमें उन्होंने सबसे पहले ये बताया कि मेनका जी इस्कॉन के बारे में फॉल्स इन्फॉर्मेशन फैला रही है। इनफैक्ट उन्होंने कहा इस्कॉन ने तो कई सारे ऐसे देशों में भी गौ रक्षा का मूवमेंट शुरू किया है, पायनियर किया है, जहाँ बीफ
एक स्टेपल डाइट है। उन्होंने आगे कहा कि इस्कॉन के इंडिया में 60+ गौशालाज है जहां वो ड्राई काउस, गाय के बछड़े और यहाँ तक कि बुल्स का भी देखभाल करते हैं, जिन सबको अक्सर या तो इंजर्ड कंडीशंस में उनके पास लाया जाता है या फिर किसी ने अबैंडन कर दिया रहता है। गोविंदा दास जी ने आगे ये भी बताया कि इस्कॉन ने हाल ही में ही भारत में काउ प्रोटेक्शन एंड कंजर्वेशन के कल्चर को वापस से रिवाइव करने के लिए इंडियन फार्मर्स और रूरल हाउस होल्ड्स के ट्रेनिंग प्रोग्राम्स को भी शुरू किया है। ऑल्सो इस्कॉन ने अपने अनंतपुर गौशाला का एक वीडियो भी रिलीज किया जिसमें अमोघ लीला प्रभु जी क्लियरली बता रहे हैं कि इस्कॉन में कितने सारे ड्राई काउस और बछड़े आज भी है। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर कितने ये प्यारे प्यारे बछड़े हैं, सो मेनी वंडरफुल काव्स। तो ऐसा नहीं कि बछड़े जो है बूचड़ खाने भेज जाते, देखिए कितने सारे यहाँ प्यारे प्यारे बछड़े हैं। फिर इस्कॉन ने अनंतपुर के गवर्नमेंट वेटरनरी डॉक्टर्स का भी लेटर पब्लिश किया जिसमें वो बता रहे हैं कि उस गौशाला में मिल्किंग काउस के अलावा 76 बुल्स एंड 246 नॉन मिल्किंग काउस मौजूद है। प्लस उन्होंने अनंतपुर एरिया के ही एमपीज और एमएलएस के लेटर्स भी पब्लिश किए जिसमें वो भी यही बात कर रहे हैं कि इस्कॉन का अनंतपुर गौशाला सभी टाइप के काउस और उनके बछड़ों के लिए एक काफी सेफ जगह है। एंड फाइनली जब हमने भी इसे लेकर इंडिपेंडेंटली रिसर्च किया तो हमारे हाथ इस्कॉन के उस अनंतपुर गौशाला को लेके यूट्यूब पे 2 इंडिपेंडेंट वीडियोस मिले। एक 2 साल पहले का एक व्लॉग था और दूसरा बस मेनका गांधी जी के एलिगेशंस जो उन्होंने लगाए थे उससे बस 1 महीने पहले का यानी कि 4 अगस्त का एक व्लॉग था। और इन व्लॉग्स में भी गायों के बछड़े और कुछ बूढ़े यानी कि ड्राई काउस क्लियरली दिख रहे थे। सो जस्ट फैक्चुअली स्पीकिंग अब तक तो इस्कॉन के पास काफी सारे प्रूफ्स है, लेकिन मेनका गांधी जी ने जो एलिगेशंस लगाए थे कि उन्हें अनंतपुर आश्रम में एक भी ड्राई काउ और एक भी बछड़ा नहीं दिखा, इस बात को लेकर उन्होंने अब तक कोई भी प्रूफ सबमिट नहीं किए हैं। एंड ऑफ कोर्स सिर्फ वर्बली किसी को अक्यूज कर देना इट विल नॉट काउंट एज प्रूफ। नाउ कमिंग बैक टू द कंडीशन ऑफ काउस इन इंडिया, टू द अनफॉर्चुनेट स्लॉटरिंग ऑफ काउस इन इंडिया। इस मुद्दे पे ना इंडिया यूजुअली काफी ज्यादा डिवाइडेड रहता है। एक सोसाइटी का सेक्शन का मानना है कि मे बी हम तो बीफ नहीं खाते लेकिन बीफ बैन नहीं होना चाहिए क्योंकि अभी मैंने आपको जैसे बताया बीफ इंडस्ट्री इंडिया में इकोनॉमिकली काफी वायबल है और काफी कम्युनिटीज भी फाइनेंशियली इस इंडस्ट्री पे डिपेंडेंट है। लेकिन एक और दूसरा पर्सपेक्टिव है। डिड यू नो अमेरिका के कुछ स्टेट्स में हॉर्स स्लॉटर एंड कंजम्पशन पे रोक है। There are many states in the United States where the slaughter of horses is banned. It is banned by law. You cannot slaughter horses. ऑल्सो सबको पता है ऑलमोस्ट हर एक इस्लामिक कंट्री में उनके धर्म के हिसाब से पोर्क बैंड है। Every single Islamic country bans pork. सो वैसे ही इंडिया का इंडिजिनस कल्चर जो ऑलमोस्ट 10,000 से भी ज्यादा साल पुराना है, उस कल्चर में गाय भगवान समान है, उन्हें पूजा जाता है, उनकी रक्षा की जाती है। हमारे ऑलमोस्ट हर एक कल्चर में हिंदुइज्म, जैनिज्म, सिखिज्म, हर कल्चर में काउस का स्लॉटर करने से बड़ा पाप कोई भी नहीं है। सो जैसे यूएसए हॉर्स के लिए और इस्लामिक कंट्रीज पोर्क पे रोक लगा सकते हैं, उन्हें बैन कर सकते हैं क्योंकि वो उनका कल्चर है, तो अगर भारत अपने गायों की रक्षा करना चाहे तो क्या ये गलत बात है? देखो मैंने आपके सामने दोनों भी पर्सपेक्टिव्स रख दिया। अब मैं आपका ओपिनियन जानना चाहती हूँ कि आप किस बात से ज्यादा सहमत है। क्या इंडिया में बीफ कंप्लीटली बैन होना चाहिए? क्या इंडिया में काउस को स्लॉटर करना कंप्लीटली बैन होना चाहिए? इस बारे में आपका क्या ख्याल है? आपके जो भी ओपिनियंस है मेरे साथ नीचे कमेंट सेक्शन में शेयर कर लेना। बाय द वे वेरी अनफॉर्चुनेटली यही गौ रक्षा कई बार एक पॉलिटिकल मुद्दा भी बन जाता है। जैसे आजकल हम औरतें भी सभी पॉलिटिकल पार्टीज के लिए एक बड़ा मुद्दा बन चुकी है। कांग्रेस से लेकर बीजेपी से लेकर आम आदमी पार्टी, आज हर एक पार्टी वुमेन वोटर्स को अपील करना चाहती है एंड जिसके लिए वो काफी इंटरेस्टिंग और यूनिक स्ट्रैटेजीज रच रही है। अगर इसके बारे में आपको डिटेल में जानना है तो आप यहाँ पे लेफ्ट पे क्लिक करके उस वीडियो को देख सकते हो। हमने इस पे डिटेल वीडियो बना रखा है। और हाँ, जाने से पहले डोंट फॉरगेट, अगर आपके पास ट्रेडिंग की नॉलेज नहीं है और आप अपना पोर्टफोलियो ग्रो करना चाहते हो तो अभी जाओ, ओपन योर अकाउंट विद XM फ्रॉम लिंक इन द डिस्क्रिप्शन एंड सिंपली फॉलो, कॉपी एंड अर्न विद XM। एंड फाइनली इंडिया में काउस की असल रियलिटी क्या है, उन्हें कैसे ट्रीट किया जाता है, उनकी कंडीशन क्या है, आई डोंट थिंक इस पे कोई भी ज़्यादा वीडियोस बने हैं। तो प्लीज़ मेरा रिक्वेस्ट आप इस वीडियो को जितना हो सके अपने फ्रेंड्स और फैमिली में शेयर करना ताकि ऑफकोर्स हम इंडिया में अवेयर